जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी साइंस प्रैक्टिस सेट के तीसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बिहार एसएससी साइंस प्रैक्टिस सेट का दूसरा क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, लेकिन उससे पहले आप सबों को बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी भविष्य के सभी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पर्सन को, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान बैच में। दोस्तों, इस योगदान बैच से जुड़ने के लिए आपको द लॉजिकल साइंस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और फिर आपको वहाँ पे ये आपका जो कोर्स है वो मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? पहला ऑप्शन है लिग्नाइट, दूसरा ऑप्शन है पीट, तीसरा ऑप्शन है बिटुमिनस और चौथा ऑप्शन है एंथ्रासाइट। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किस में कार्बन की जो मात्रा होती है वो अधिकतम होती है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी, अगर हम लोग बात करते हैं कोयले के प्रकार की, अगर हम लोग बात करते हैं कोयले के प्रकार की, तो हम सभी क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी ये 4 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन के रूप में लिखा हुआ है। कौन कौन सा? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये ना मालूम हो कि जो आपका एंथ्रासाइट कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो सर लगभग 90% के आसपास होती है। और जो आपका बिटुमिनस है, इसमें लगभग कितना परसेंटेज कोयला होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी 80% के आसपास होती है। ऐसे ये रेंज में होता है, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए, चूंकि क्वेश्चन आपको इसी टाइप से देखने को मिलेंगे, तो याद रखने के लिए मैं एक राउंड वैल्यू बचा रहा हूँ। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं बिटुमिनस के बाद कि सर इसके बाद कार्बन की परसेंटेज किस में होती है, तो ध्यान में रखेंगे इसके बाद लिग्नाइट में 70% के आसपास होती है और पीट में आपका क्या होता है? तो सर 60% के आसपास, यानी कि आप कह सकते हो कि 60% से भी कम ही होता है। अगर कुल मिलाकर के कोयला के इस चारों प्रकार को आप देखेंगे और उसमें कार्बन के परसेंटेज की बात करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सबसे ज्यादा कार्बन की प्रतिशतता किस में है? एंथ्रासाइट में है। और सबसे कम कार्बन की प्रतिशतता किस में है? तो गुरुजी पीट में है। तो ध्यान में रखेंगे, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एंथ्रासाइट में कार्बन की जो मात्रा होती है वो अधिकतम होती है। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कोयला के निर्माण प्रक्रिया की, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के उपरांत कोयले का फॉर्मेशन होता है, यानी कि निर्माण होता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कोयला निर्माण प्रक्रिया की, तो कोयला निर्माण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सर इसको हम लोग हिंदी में कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि कोयला जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं होता है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपरूप का मतलब कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। कोयला क्या है? तो आप कह सकते हैं कार्बन का एक कंपाउंड फॉर्म है, यानी कि यौगिक रूप है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कोयला का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं, और साथ ही इससे हम लोगों को हीट एनर्जी मिलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी ये ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो कोयला है वो किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। आप कहेंगे ये क्या होता है? तो मेरे मित्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो स्रोत होता है जिसको हम लोग पुनः जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी वैसे स्रोत जिससे ऊर्जा या जिसकी एक बार खत्म हो जाती है क्वांटिटी, उसको फिर से जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है।
और आप सबों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कोयला का फॉर्मेशन होता है वो एक दिन या आप कह सकते हो 100 दिन, 10 साल, 100 साल में नहीं होता है। कोयला निर्माण की पूरी प्रक्रिया में जो है कम से कम आप कह सकते हो कि 1000 साल तक लग सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि 1000 साल तक कौन जिंदा रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कोयला जो है वो क्या है, तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला क्या है ऊर्जा का, तो सर कोयला ऊर्जा का, कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि इसको पुनः जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप इस चीज को भी अपने माइंड में रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल और मेरे ख्याल से सभी मित्र इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, वसीय अम्ल, विटामिन, प्रोटीन, डेयरी उत्पाद। आप क्या कहेंगे कि ओमेगा 3 जो है सर वो फैटी एसिड का ग्रुप है, यानी कि वसीय अम्ल का ग्रुप है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि हमारे शरीर में कई प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है ताकि शरीर का विकास और वृद्धि आसानी से हो सके। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन आ जाता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, फैट आ जाता है, साथ ही साथ विटामिन आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो विटामिन है इसका शरीर में अल्प मात्रा में जरूरत होता है। जो आपका विटामिन है इसका आपके शरीर में अल्प मात्रा में जरूरत होता है, यानी कि विटामिन की थोड़ा मात्रा ही आपको चाहिए, ज्यादा ना चाहिए। ध्यान में रखेंगे कि विटामिन क्या करता है, तो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है या आप कह सकते हो कि रोग प्रतिरोधी क्षमता को डेवलप करता है, यानी कि विकसित करता है। और वसा जो है वो आपको ऊर्जा प्रदान करती है, कार्बोहाइड्रेट वो भी आपको ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोटीन तो इसको शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि आपके बॉडी के फॉर्मेशन के लिए, मसल्स के निर्माण के लिए प्रोटीन क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग डेयरी उत्पाद की बात करेंगे तो आप सभी समझ रहे हैं कि जो दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, डेयरी उत्पाद कहलाते हैं। इसका भी हमारे डेली लाइफ में बहुत ही अलग एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, और इससे भी हम लोगों को अनेक तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। किससे सर, डेयरी उत्पाद से, दूध, दही, घी, इन सभी चीज से। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है हीलियम और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। क्वेश्चन करा जा रहा है कि इसमें से किस तत्व का परमाणु भार जो है वो मानक यानी कि स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है। आप सबों को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए और आप लोगों ने कई बार इस चीज को याद भी करा होगा कि जो आपका कार्बन 12 के परमाणु होते हैं, जो आपका C12 के परमाणु होते हैं, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है उसको क्या लिया जाता है, तो एज अ स्टैंडर्ड, एज अ मानक उपयोग में लाया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि कार्बन 12 के यानी कि C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, 1/12वां भाग 1 यूनिट या फिर 1 U कहलाता है, 1 यूनिट या फिर 1 U कहलाता है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो 1 U लिखा हुआ है इसको आप 1 AMU भी बोल सकते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि किसी भी तत्व का जो परमाणु भार की हम लोग तुलना करते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, तो सर कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को मानते हैं। और कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का जो 1/12वां भाग होता है, या आप कह सकते हो कार्बन 12 के परमाणु का जो 12वां भाग होता है वही क्या कहलाता है, 1 AMU यानी कि 1 यूनिट कहलाता है, या आप कह सकते हो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी कार्बन 12 को ही हम लोग स्टैंडर्ड के रूप में क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम लोग कार्बन 12 की बात करते हैं, कार्बन 12 की बात करते हैं
तो आप सबों को मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। आप कहते हैं कि गुरुजी 6 होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन 12 जो है वो क्या है, आप कहेंगे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। भाई मेरे, अगर हम लोग इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू P प्लस N। ध्यान दीजिएगा कि चूंकि इसमें इसकी जो परमाणु संख्या है वो 6 है, तो ये तो पहले से ही क्लियर है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, आप कहेंगे 6 होगा। लेकिन आपको ये क्लियर नहीं है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, जबकि आपको ये भी क्लियर है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी A के जगह हम 12 रखते हैं। चूंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो P के जगह हम 6 रखते हैं प्लस N कर देते हैं। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6, यानी कि आपका जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितनी है सर, 6। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 6 ही होगी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि केमिस्ट्री में आप जितने भी एलिमेंट को देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन 12 के ही एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और इसीलिए हम लोग इसका उपयोग मानक के रूप में करते हैं, स्टैंडर्ड के रूप में करते हैं। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कार्बन 12 के तत्व का एज अ स्टैंडर्ड क्यों उपयोग में लाया जाता है, तो आप कहेंगे इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, आप कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ऑल द एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु का जो मौलिक कण होता है उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो जो आपका कार्बन 12 का तत्व है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की ही संख्या क्या होती है, तो सर बराबर होती है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि ये जो सोना है इसका सिंबल क्या होता है, तो आप सभी याद रखिएगा AU होता है, लेटिन नेम ऑरम से आया है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सोना को क्या बोला जाता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि सोना को नोबेल मेटल बोला जाता है, यानी कि उत्कृष्ट धातु बोला जाता है। आप कहेंगे क्यों बोला जाता है। आप सबों को अक्रिय गैस तत्व के बारे में क्या मालूम है, आप कहते हैं कि गुरुजी ये वैसे तत्व होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसको हम लोग अक्रिय गैस तत्व के श्रेणी में रखते हैं। अक्रियता का मतलब क्या हुआ कि उसमें अकर है, वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक इसी तरह आप सबों को मालूम होना चाहिए कि सोना जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, कम प्रतिक्रियाशील होती है, जिस वजह से ये किसी अन्य तत्व के साथ या किसी अन्य फैक्टर के साथ जल्दी से अपना रिएक्शन नहीं देता है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नोबेल मेटल बोला जाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो हीलियम भी है, तो मेरे मित्र इसका सिंबल He होता है, और साथ ही ध्यान में रखेंगे ये क्या है, तो सर ये नोबेल गैस है। क्या है सर, नोबेल गैस है। और नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, तो मेरे मित्र इसका सिंबल O होता है। साथ ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग प्राण वायु भी कहते हैं, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि बगैर ऑक्सीजन के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही सर अनिवार्य है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कार्बन का सिंबल क्या होगा, तो सर C होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि पिंच ब्लेड इसका एक अयस्क है। पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है कॉपर या तांबा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, तो आप कहेंगे गुरुजी यूरेनियम का अयस्क है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो आयरन है इसका अयस्क कौन कौन होता है, तो ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग आयरन के ओर की बात करते हैं तो जो आपका मैग्नेटाइट है, जो आपका मैग्नेटाइट है, साथ ही साथ जो आपका हेमेटाइट है, हेमेटाइट है, साथ ही साथ जो आपका लिमोनाइट है, जो आपका लिमोनाइट है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो सर आयरन के अयस्क यानी कि ओर कहलाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम के ओर की, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी बड़ा ही पॉपुलर सा ओर है इसका, बॉक्साइट है। और साथ ही साथ क्या है, तो ध्यान में रखिएगा कि बॉक्साइट के अलावा जो आपका कोरंडम है इसको भी क्या बोला जाता है, तो सर एल्युमिनियम का ही अयस्क बोला जाता है। साथ ही आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी कॉपर का अयस्क,
तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग कॉपर के अयस्क की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो क्यूप्राइट होता है, जो जो क्यूप्राइट होता है जो क्यूप्राइट होता है और साथ ही साथ जो आपका क्यूप्राइट के बाद कॉपर पायराइट होता है, कॉपर पायराइट होता है, पायराइट होता है, ये क्या होते हैं? तो सर ये कॉपर के अयस्क माने जाते हैं। तो मेरे मित्र इसके सभी ऑप्शन के जो और हैं, अयस्क हैं, वो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इन चारों में से कोई भी आपके क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाए। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है यह प्रकंद का एक उदाहरण है, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, क्या होगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो प्रकंद की बात की जा रही है, इसी प्रकंद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि प्रकंद होता क्या है, प्रकंद जो है ये होता क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये तना का रूपांतरित रूप है। तना का क्या है सर? रूपांतरित रूप है, यानी कि तना का मॉडिफिकेशन वाला रूप है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बता दो कि तना तो हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन बायोलॉजिकली तना को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग तना की बात करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कोई भी प्लांट हो उसका जो सीधा सा पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लांट है, ये आपका कोई क्या है? प्लांट है। इसी तरह से ये इसका लीफ हो जाएगा, ठीक है सर, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाए, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये स्टेम है। ध्यान में रखिएगा कि तना जो है इसको अगर हम लोग बायोलॉजिकली डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि तना पौधे का वह भाग होता है, तना पौधे का वह भाग होता है जो भूमि और जल के विपरीत प्रकाश की दिशा में क्या करता है? वृद्धि करता है। ध्यान से समझिएगा, तना नो डाउट आप सभी समझ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजिकली इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी पृथ्वी जो है उसको हम लोग भूमि के रूप में देखते हैं, और कोई भी पेड़ उगेगा तो कहां पे उगेगा? आप कहेंगे पृथ्वी पर, यानी कि भूमि पर उगेगा। भूमि तो आपका नीचे रहता है, जबकि तना का वृद्धि क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। और जल भी जो आप प्लांट में डालते हो वो कहाँ डालते हो? तो सर जड़ में डालते हैं। हम लोग बायोलॉजिकली जब इसको डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी तना जो है वो पौधे का वह भाग है जो भूमि और जल के विपरीत प्रकाश की दिशा में क्या करता है? वृद्धि करता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तना जो है वो किससे डेवलप होता है, किससे विकसित होता है? बीज के किस भाग से? क्योंकि आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग बीज के पार्ट की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी जब बीज हमारा अंकुरित होता है तो अंकुरित होने के बाद एक भाग जो है ऊपर क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, जो तना में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे आप इसको अगर मान लीजिए कि ये आपका कोई बीज है तो ये अगर अंकुरित होगा तो एक भाग इसका क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, और एक भाग इसका क्या होगा? तो गुरुजी नीचे की ओर आएगा। ध्यान में रखिएगा कि जो भाग नीचे की ओर आ रहा है इसको मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। और जो भाग ऊपर की ओर जा रहा है इसको प्रांकुर कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि प्रांकुर से क्या होता है? तना विकसित होता है, और मूलांकुर से जड़ विकसित होता है। तो आप सभी ये याद रखिएगा हमेशा कि तना किससे विकसित होता है? तो आप कहेंगे तना जो है वो प्रांकुर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ल्यूम्यूल कहते हैं, इससे विकसित होता है। तना प्रांकुर से विकसित होता है, प्रांकुर से विकसित होता है। अगर कोई पूछ दे कि जड़ किससे विकसित होता है तो आप कहेंगे कि जड़ जो है वो मूलांकुर से विकसित होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे ये जो तना है इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आपका कौन सा होता है? तो पहला होता है आपका भूमिगत तना। पहला कौन सा होता है? भूमिगत तना, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। दूसरा आपका कौन सा होता है? तो दूसरा होता है आपका अर्धवायवीय तना। दूसरा कौन सा होता है? अर्धवायवीय तना। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि तीसरा आपका कौन सा होता है? तो तीसरा होता है वायवीय तना। क्या होता है? वायवीय तना। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे
कि कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो फूड वगैरह को स्टोर करते हैं, यानी कि भोजन को संग्रहित करते हैं, जिस वजह से उस प्लांट का जो स्टेम होता है वो अपना एक अलग रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ स्टेम कहते हैं, यानी कि तना का रूपांतरित रूप कहते हैं। क्या कहेंगे कि कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो अलग अलग तरह के कार्यों को परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक मेन काम होता है फूड को संग्रहित करना, भोजन को संग्रहित करना, और भोजन संग्रहित करने के चलते जो स्टेम होते हैं उसके रूप में बदलाव देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं, यानी कि तना का रूपांतरित रूप बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की, यानी कि भूमिगत तना की, तो भूमिगत तना जो है आपका वो भोजन संग्रहित करने के उपरांत क्या हो जाता है, तो सर उसका रूप बदल जाता है, यानी कि भूमिगत तना का अगर हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म की बात करें, मॉडिफाइड फॉर्म लिखना ज्यादा सही रहेगा, मॉडिफाइड स्टेम नहीं सर, मॉडिफाइड फॉर्म की बात करें तो जो आपका भूमिगत तना होता है ये 4 प्रकार से क्या होते हैं सर, रूपांतरित हो जाते हैं। 4 प्रकार से क्या हो जाते हैं सर, रूपांतरित हो जाते हैं। कौन कौन सा, तो सर पहला जो रूपांतरण आपको देखने को मिलेगा वो आपको परकंद के रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा जो आपको रूपांतरण देखने को मिलेगा वो किस रूप में देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रखेंगे वो आपको स्तंभ कंद के रूप में देखने को मिलेगा, स्तंभ कंद के रूप में देखने को मिलेगा। और तीसरा जो आपको रूपांतरित रूप देखने को मिलेगा वो सल्क कंद के रूप में देखने को मिलेगा। किस रूप में देखने को मिलेगा, सल्क कंद के रूप में देखने को मिलेगा। और साथ ही जो चौथा आपको रूपांतरित रूप देखने को मिलेगा वो घन कंद यानी कि कॉर्न के रूप में देखने को मिलेगा। यानी कि जो भूमिगत तना होता है उसका रूपांतरित रूप कौन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी उसका रूपांतरित रूप परकंद, स्तंभकंद और सलकंद के रूप में हमको देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा कि परकंद को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सर प्रकंद को हम लोग राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। और आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि प्रकंद के अंदर हम लोग किसका एग्जाम्पल देते हैं, तो सर हम लोग हल्दी और साथ ही अदरक का एग्जाम्पल देते हैं। यानी कि हल्दी और अदरक जो है वो क्या है, तना का रूपांतरित रूप है, जिसको क्या बोला जाता है, प्रकंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकंद बोला जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि स्तंभ कंद के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग किसको देखते हैं, तो सर आलू को देखते हैं। किसको देखते हैं, आलू को देखते हैं। सलकंद के रूप में हम लोग किसको देखते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी सलकंद के रूप में हम लोग प्याज और लहसुन को देखते हैं। प्याज और लहसुन को देखते हैं, इसी को लहसन भी बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है सर, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम ज़्यादातर बिहार के ही स्टूडेंट देंगे और उन सभी को मालूम है कि बिहार में लहसुन को क्या लहसन को क्या बोला जाता है, लहसुन, और प्याज को क्या बोला जाता है, प्योज बोला जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट घनकंद की बात करेंगे तो सर इसका एग्जाम्पल जो है वो कचालू और जिमीकंद देखने को मिलता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है, तो जब आपके पहले ऑप्शन में आलू दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमारा स्तंभ कंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्तंभ कंद का उदाहरण हो जाएगा। जबकि जो प्याज है ये किसका होगा, आप कहेंगे सर प्याज तो सल्क कंद का एग्जाम्पल हो जाएगा। जबकि जो अदरक है ये किसका एग्जाम्पल होगा, आप कहेंगे गुरुजी ये तो परकंद का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सही आंसर चेला जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लहसुन भी क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ये सल्क कंद का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सल्क कंद का एग्जाम्पल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है जल। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज आएंगे कि गुरुजी ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन नहीं समझे हम। भाई मेरे, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं। आप सबों को मालूम है कि जितने भी हरे पौधे होते हैं ये सब के सब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं। और अगर आप लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए समीकरण की या अभिक्रिया के लिए जो आपका रिएक्शन होता है उसके लिए इक्वेशन की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, तो आप कहते हैं कि 6CO2 12H2O के साथ 6CO2 12H2O के साथ लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या हो जाता है, तो सर अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, तो गुरुजी C6H12O6 और साथ ही क्या बनाता है, तो आप कहते हैं कि 6H2O बनाता है और साथ ही क्या करता है, तो सर 6O2 यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तब ये क्या बना लेता है, तो गुरुजी ग्लूकोज बना लेता है, साथ ही क्या बनाता है, जल बना लेता है और ऑक्सीजन बना लेता है। ध्यान में आप ये रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है वो किसे बोला जाता है, तो सर ग्लूकोज को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे, ग्लूकोज को बोला जाता है। और साथ ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो उप उत्पाद होता है वो किसको बोला जाता है, तो सर ऑक्सीजन को बोला जाता है। और मेरे मित्र, उप उत्पाद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बाई प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। ये तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की बात हो गई, जो कि एक भोजन निर्माण प्रक्रिया है, किसके लिए, हरे पौधे के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं श्वसन की, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। और भाई मेरे, आप सबों को यहाँ पे ये याद रखना होगा कि पोषण के दौरान जो हम लोग भोजन खाते हैं वो एक्चुअली में जटिल रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिससे हमारी शरीर ऊर्जा का अवशोषण नहीं कर सकती है, या हमारे शरीर को उस जटिल भोज्य पदार्थ को तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इसी जटिलता को कम करने के लिए हमारे शरीर में भगवान ने क्या कर दिया है, तो सर एक डाइजेस्टिव सिस्टम लगा दिया है, यानी कि पाचन तंत्र लगा दिया है। वो क्या करता है, तो आप जो रोटी, चावल, दाल, सब्जी, मीट, मछली, चिकन, जो कुछ भी खाते हो सर, उन सभी को वो पचा देता है। पचाने का मतलब क्या हुआ, पचाने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग ठोस रूप में किसी भी फूड पदार्थ को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, वो तो जटिल रूप होता है उसका, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। लेकिन जैसे वो हमारे पेट के अंदर जाता है, अलग अलग एंजाइम्स और अलग अलग एसिडिक रिएक्शन के वजह से क्या हो जाता है, तो सर वो टूट जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था, जैसे ही आपके पेट के अंदर गया, पाचन के बाद वो क्या हो गया, तो सर पूरी तरह से टूट गया। अब किस में बदल गया, सिंपल फूड मटेरियल में बदल गया। तो क्या यहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी। सपोज कीजिए कि आपने रोटी को अपने पेट में खाया सर, तो रोटी तो ब्रेकडाउन हो जाएगा रोटी का। तो क्या रोटी के ब्रेकडाउन होने से आपको एनर्जी मिलेगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि रोटी का ब्रेकडाउन होने का मतलब यह हुआ कि जो जटिल मटेरियल था या जटिल रूप था, उससे हमने उसको सिंपल फॉर्म में ला दिया, सरल रूप में ला दिया। अब यहां पे हमको जरूरत होगी ऑक्सीजन की, ताकि वो जो पचा हुआ सरल भोजन है, जो पाचन क्रिया के उपरांत आपको मिला है, उससे क्या हो, ऑक्सीजन तो सर अभिक्रिया करे और उस पचे हुए भोजन को ऑक्सीडाइज करे, जिस वजह से हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। मतलब अगर हम लोग श्वसन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का निष्कासन करने की जो प्रक्रिया होती है, वही क्या कहलाती है, श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन कहलाती है। सवाल ये है कि गुरुजी हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन होता है वो किस रूप में होता है, तो ध्यान में रखेंगे कि हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। यानी कि जो ग्लूकोज है वो भोजन का क्या है, तो आप कहेंगे सरल रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होती है। बिल्कुल सर। और आप सबों को ये चीज ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग बात करेंगे श्वसन अभिक्रिया की, यानी कि रेस्पिरेशन की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जब 6O2 के साथ, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब ये क्या बनाता है, तो आप सबों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तब जो है ये आपको 6CO2 प्लस 6H2O और साथ ही साथ क्या करता है, तो सर ऊर्जा का निष्कासन करता है, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। क्या कहेंगे कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर,
C6H12O6 प्लस। तो सर C6H12O6 यानी कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जा रहा है, तो सर ऑक्सीकृत हो जा रहा है। और ऑक्सीकृत होने के उपरांत आपको क्या मिल रहा है, तो सर 6CO2 6H2O और ऊर्जा मिल रहा है। यही क्या होता है सर, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। बहरहाल क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद यानी कि कॉमन प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्शन आपके सामने है और आप देख लीजिए कि कॉमन प्रोडक्ट क्या है। आप कहेंगे गुरुजी अगर हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के यहाँ पे कॉमन प्रोडक्ट की बात करेंगे या प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया में कॉमन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट तो हमारा वो चीज होता है ना जिसका हम उपयोग कर सके या जिसका हम उपभोग कर सके। वेस्टेज चीज तो हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं होता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉमन चीज के रूप में आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि सर श्वसन प्रक्रिया के दौरान भी वाटर बन रहा है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान भी क्या हो रहा है, तो सर वाटर बन रहा है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो समान उत्पाद बनते हैं, कॉमन प्रोडक्ट बनते हैं, वो क्या है आपका, आप कहेंगे जल है। तो आप ही बताइए ना कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रॉ मटेरियल है, कच्चा सामग्री है। जो ऑक्सीजन है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या है, बाई प्रोडक्ट है। और जो ग्लूकोज है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या है, तो सर मेन प्रोडक्ट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के समान आकार का, आभासी क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बात अवतल दर्पण की। बात किसकी की जा रही है सर, बात अवतल दर्पण की जा रही है। आप सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो सर बाहर से रसदीत होता है और परावर्तन की प्रक्रिया इसके आंतरिक भाग से होती है। ये क्या होगा, आप कहेंगे दर्पण का ध्रुव, ये क्या होगा, दर्पण का फोकस, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। भाई मेरे आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। और जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे वास्तविक तो होगा ही सर, लेकिन वो समान आकार का होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसी आएगी जो दर्पण के मुख अक्ष के समांतर होगी, परावर्तित होकर कहां से गुजर जाएगी, तो सर फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और एक प्रकाश की किरण आपको ऐसा भी तो देखने को मिल सकता है जो फोकस के अनुदिश हो। आप कहेंगे जब फोकस के अनुदिश होगा तो मुख अक्ष के समांतर होकर के गुजर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मार्कर से सर लिखा गया है तो ये थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते। अगर इसी चीज को आप सही से ऐसे करेंगे, सही से ऐसे करेंगे, मान लीजिए ये सी है तो यहाँ पे ये जाएगा, और ये मान लीजिए कि फोकस है, ये इस तरह से आएगा। और एक प्रकाश की किरण अगर ऐसे गई तो ये आपका यहाँ आएगा, फिर भी ये यहीं पे कट जाता है, लेकिन कटेगा सर ये बराबर में, नियम था। तो इस चीज को आप क्या देख रहे हैं कि जहां पे आपका वस्तु रखा हुआ है प्रतिबिंब आपका क्या है सर, तो सर वहीं पे बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आप कहेंगे समान आकार का बनेगा। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगी, आप कहेंगे वस्तु के समान आकार का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका अवतल दर्पण है, जो आपका अवतल दर्पण है, ये किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है, साथ ही साथ काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है, साथ ही वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब भी बना सकता है, और साथ ही वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी बना सकता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। मेरे मित्र इसमें आपका ऑप्शन गलत है, तो जो आपका पहला ऑप्शन है सर, इस पहला ऑप्शन को आप ठीक कीजिए और यहाँ पे आप सोडियम लिखिए सर, यहाँ पे आप सोडियम लिखिए और थोड़ा सा अपने माइंड पे आप बल दीजिए और आप अपने आप को यहाँ पे सोचिए। चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे फैक्ट आपके माइंड में होंगे। थोड़ा सा आप सोचिए कि साबुन और शीशा
दोनों के मैन्युफैक्चर में ऐसा कौन सा मेटल है जिसका उपयोग किया जाता है, जिसका आप क्या कहते हो सर कि सोप और ग्लास इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप समूह के ऊपर छोड़ता हूं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही न सिर्फ आपको मेटल बताना है बल्कि आपको यह भी बताना है कि मेटल का कंपाउंड क्या है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं अगले वीडियो सेशन में आपको बता दूंगा। बहरहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें डैश कहते हैं। ऑप्शन है प्रगुही, दूसरा ऑप्शन है जंगली, तीसरा ऑप्शन है कुटगुहिका और चौथा ऑप्शन है अगुहीय। आप कहेंगे कि गुरुजी ये शरीर गुहा क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शरीर गुहा को ही क्या बोला जाता है? देह गुहा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देह गुहा भी बोला जाता है। और आप सबों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि शरीर के दीवार और आहार नाल के बीच जो जगह होता है उसी को क्या बोला जाता है? देह गुहा बोला जाता है। क्या कहिएगा कि शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच जो जगह होता है वही क्या कहलाता है? देह गुहा कहलाता है। ध्यान में रखेंगे कि जिस जंतु के शरीर में देह गुहा पाई जाती है उसको हम लोग गुहीय जंतु कहते हैं और जिसमें नहीं पाई जाती है उसको हम लोग अगुहीय जंतु कहते हैं। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें डैश कहते हैं, आप कहेंगे अगुहीय कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए हों। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा जा रहा है कि मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? मेरे मित्र यहाँ पे एक चीज मिस हो गया है टाइपिस्ट के थ्रू, यहाँ पे होगा 1.5 मीटर। ये चीज आप याद कर लीजिएगा या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। ऑप्शन है 0.75 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.5 मीटर, चौथा ऑप्शन है आपका 3 मीटर। मेरे मित्र जब आप किसी भी वस्तु के संपूर्ण प्रतिबिंब देखने की बात करते हो तो आप क्या कहते हो कि गुरुजी किसी भी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब हमको दर्पण में तभी दिख सकता है जब दर्पण जो है वो क्या हो? तो सर वस्तु के लंबाई का आधा हो। वस्तु के लंबाई का क्या हो? आधा हो। यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? यानी कि जो आपका व्यक्ति है इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 1.5 मीटर। कंसेप्ट आपको क्या मालूम है? इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो हमारा दर्पण है उसकी लंबाई क्या होगी? आधी। तो सर 1.5 है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 0.75 आएगा। क्या आएगा? 0.75 मीटर। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी वस्तु के संपूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए वस्तु की लंबाई के आधे लंबाई का हमको क्या चाहिए होगा? दर्पण चाहिए, यानी कि मिरर चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है आपसे कि पसीने का मुख्य उपयोग है। पहला ऑप्शन है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, दूसरा ऑप्शन है शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, तीसरा है शरीर में विष पदार्थ निकालने में और चौथा है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने का। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पसीना का मुख्य उपयोग क्या है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि बायोलॉजिकली पसीना क्या है? तो सर बायोलॉजिकली पसीना जो है वो एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है जो आपके बॉडी से बाहर आता है। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो पसीना है ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यानी कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित करता है। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो पसीना है वो क्या करता है? तो सर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिएगा कि शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, सर पसीना शरीर में जल की मात्रा को संतुलित नहीं करती है, जबकि जब आपका पसीना बाहर आता है तो आपके बॉडी से वाटर बाहर आता है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि बॉडी में पानी का संतुलन रहना क्या है? तो सर बहुत ही जरूरी है। मेन उपयोग
तो सर ताप नियंत्रित करता है। शरीर में विष पदार्थ निकालने में, आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने का, तो सर कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो सब्सिडरी कारण हो सकता है कि सर जब पसीना निकलता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो छिद्र होता है, रोम होता है, वो क्या होता है, खिल जाता है। लेकिन मेन पर्पस आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी ये जो है पसीना ये त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने का काम करती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करता है, यानी कि संतुलित करता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, दूसरा ऑप्शन है पदार्थों की संरचना निर्धारण में, तीसरा है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, और चौथा है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी है ये क्या है, तो सर एक तकनीक है, एक विधि है। इसके लिए सर, तो दो रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए, जब बहुत सारे कलर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तब उन सभी रंग को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। और वो भी किस प्रक्रिया से, तो सर क्रोमेटोग्राफी के प्रक्रिया से। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्या है, तो सर दो मिश्रणों को अलग अलग करने की विधि है। किस टाइप के मिश्रण की, तो सर जब दो या दो से अधिक कलर आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, उसके लिए। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, आप कहेंगे नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पदार्थों की संरचना निर्धारण में, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। मेरे मित्र, प्रभाजी आसवन हम रंगीन पदार्थ का क्यों करेंगे? प्रभाजी आसवन का मतलब होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब दो मिसिबल लिक्विड आपका, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो सर 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है दोनों में, वो जब एक दूसरे के साथ मिल जाता है तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। तो प्रभाजी आसवन जो है वो भी क्या है आपका, तो सर दो मिश्रण को अलग करने की विधि है। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, जबकि बात क्रोमेटोग्राफी की जा रही है। तो आप कहेंगे सर आंसर तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस प्रकार के मिश्रण, तो सर दो रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। यहां पे होगा निम्न में से किसका अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, अश्रु गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग टीयर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, टीयर गैस कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लैक्रीमेटोर एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्रीमेटोर एजेंट कहते हैं। और जब हम लोग आंसू गैस की बात करते हैं तो सर अलग अलग तरह के गैस होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग आंसू गैस के रूप में करते हैं। लेकिन मेनली आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो क्लोरोपिक्रीन होता है, इसको किस रूप में रेफर किया जाता है, आंसू गैस के रूप में रेफर किया जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के थ्रू ये इस्तेमाल किया जाता है, या आप कह सकते हो कि जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा जुट गया और वो उग्र प्रदर्शन कर रहा है तो उसको सर तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का हम लोग उपयोग करते हैं। आंसू गैस का गोला छोड़ देते हैं, जितने भी भीड़ में लोग होते हैं उसके आंख में जलन होना शुरू हो जाता है। उसका जो आंसू वाला ग्रंथि होता है वो पूरी तरह से उत्तेजित हो जाता है, उसमें जलन होता है, जिस वजह से आंसू बाहर आना शुरू हो जाता है और लोग जो है वो अपना आंख बंद करते करते वहां से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो जनरली अश्रु गैस का उपयोग जो है वो भीड़ वगैरह को इधर उधर करने के लिए, तितर बितर करने के लिए होता है। क्या है, तो सर लैक्रीमेटर एजेंट है, जिसको हम लोग किस रूप में देखते हैं, तो सर क्लोरोपिक्रीन के रूप में देखते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, CS, CN बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये लैक्रीमेटर एजेंट है जो कहीं ना कहीं क्लोरोपिक्रीन कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि निम्न अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, यानी कि इन चारों में से किसको हम लोग अश्रु गैस के रूप में काम लेते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो NH3 अमोनिया है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अश्रु गैस के रूप में करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अश्रु गैस NH3 का उपयोग हम लोग रासायनिक खादों के निर्माण में भी करते हैं और साथ ही साथ इसका उपयोग हम लोग अश्रु गैस की तरह भी करते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे जब यहाँ पे रोने वाले गैस की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि हंसाने वाले गैस का भी ख्याल आप लोगों के मन में आ रहा होगा। ध्यान में रखिएगा कि जो हंसाने वाला गैस होता है उसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। और मेरे मित्र लाफिंग गैस कौन सा है,
नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है। ध्यान में रखिएगा कि आज के इस दौर में, बहुत दिन से सर, आज के इस दौर में नहीं, हंसाने वाला भी गैस मौजूद है और रुलाने वाला भी गैस मौजूद है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय, चौथा ऑप्शन है पीलिया। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी पितरस की बात की जा रही है क्या यहाँ पे? मेरे मित्र बिल्कुल नहीं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो पित्तपिंड की बात की जा रही है, जो यहाँ पे पित्तपिंड की बात की जा रही है, ये क्या होता है? आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो टूटा फूटा ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स होता है वो क्या कहलाता है? पित्तपिंड कहलाता है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि पित्तपिंड क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद स्त्रियों में टूटे फूटे ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है? पित्तपिंड बोला जाता है, और इसी को कॉपर्स ल्यूटियम भी बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा ये कहाँ होता है? तो पित्तपिंड जो है वो अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, और साथ ही साथ ये एक हार्मोन को भी स्रावित करता है, और वो हार्मोन कौन सा है? तो सर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। कौन सा है सर? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। भाई मेरे, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब आपने यहाँ पे अंडाशय बता ही दिया है तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखना होगा कि जो अग्नाशय की बात की जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेनक्रियाज कहते हैं। और पेनक्रियाज से क्या होता है? तो सर पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है, यानी कि अग्नाशयी रस स्रावित होता है, और ये अग्नाशयी रस जो है वो क्या कहलाता है? तो सर भोजन का संपूर्ण पाचक रस कहलाता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पीलिया, इसी को हम लोग स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? तो गुरुजी इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी का क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान बोला जाता है। बाद बाकी मस्तिष्क तो आप सभी समझ रहे हैं, ये क्या है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किस में लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी इस चीज को एज अ वन लाइनर याद रखिएगा कि करौंदा, जिसका हम लोग अचार वगैरह बनाते हैं, झाड़ी टाइप, झाड़ी नुमा, जहाँ पे आपका कह सकते हो जंगल होता है, वहां पे ये पेड़ आपको देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग करौटा भी बोलते हैं सर अपने गांव घर के भाषा में। इसमें क्या होता है? तो सर लोहा का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। क्या होता है सर? लोहा का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि लौकाट भी क्या है? तो सर एक प्रकार का फल ही है, यानी कि एक प्रकार का फ्रूट ही है। और अमरूद तो सर ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें भी अलग अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और उसी तरह जामुन, जिसको हम लोग ब्लूबेरी कहते हैं, ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसमें भी कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन जो आपका करौंदा, जिसको आप करोटा भी बोलते हो, उसमें क्या होता है? तो सर लोहा की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आपसे पूछा जा रहा है कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? पहला ऑप्शन है एन हेक्सेन, दूसरा ऑप्शन है एन ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है एन प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है एन पेंटेन। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? समावयव की जा रही है। किसकी की जा रही है? समावयव की जा रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। ध्यान में रखेंगे ये समावयवी या समावयव क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी कंपाउंड हमको देखने को मिलते हैं जिसका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। हम लोग ये कहते हैं कि वैसे यौगिक, वैसे कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? समावयवी, या फिर जो घटना है वो क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे बात की जा रही है मिथाइल प्रोपेन की, तो आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि जो आपका ब्यूटेन है, जिसका फॉर्मूला C4H10 होता है, इस ब्यूटेन के दो समावयवी हैं।
इस ब्यूटेन के कितने समावयवी हैं? 2 समावयवी हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जो ब्यूटेन के 2 समावयवी हैं उसको क्या बोला जाता है? तो सर एक को आइसोब्यूटेन बोला जाता है। एक को क्या बोला जाता है? आइसोब्यूटेन बोला जाता है। और दूसरा को क्या बोला जाता है? तो सर नॉर्मल ब्यूटेन, या फिर इसको हम लोग एन ब्यूटेन भी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि नॉर्मल ब्यूटेन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर नॉर्मल ब्यूटेन को हम लोग मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं या 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी एन ब्यूटेन का क्या है? एक समावयव है, यानी कि आइसोमर है। ये क्वेश्चन आपका VVI है, ना सिर्फ आपके बिहार SSC एग्जाम में बल्कि अदर एग्जाम में भी इसी टाइप के प्रश्न को रिपीट किया जाता है और वहां पे आपका आंसर ब्यूटेन ही होता है। तो ब्यूटेन के 2 समावयव हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इस चीज को आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि नॉर्मल ब्यूटेन को ही एन ब्यूटेन बोला जाता है और इसको मिथाइल प्रोपेन या 2 मिथाइल प्रोपेन के नाम से भी जानते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा ये 16 था। अगला क्वेश्चन आपका 17 कि फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? आप सभी याद रखेंगे कि फैथोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। वर्षा की मात्रा मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र की गहराई फैथोमीटर या फैथोमीटर हम लोग कहते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं ध्वनि तीव्रता की, तो ध्वनि साउंड इंटेंसिटी के लिए क्या हम लोग मेजर करते हैं? तो सर साउंड इंटेंसिटी के लिए हम लोग डेसिबल मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं सर? डेसिबल मीटर का इस्तेमाल करते हैं। आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आपसे पूछा जा रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। तीसरा है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। चौथा है उपरोक्त सभी। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि पृथ्वी की सतह पर जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है? तो सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका सर? तो सर जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलना शुरू कर देता है। ध्यान में रखिएगा कि क्वथनांक का मतलब होता है सर उबलना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। किस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड क्या हो रहा है? उबल रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? क्वथनांक बोला जाता है। मेरे मित्र, आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि क्वथनांक जो है वो क्या होती है? तो सर दाब से प्रभावित होती है। क्वथनांक क्या होती है? तो आप सभी याद रखेंगे कि दाब से प्रभावित होती है। और मेरे मित्र, आप सभी याद रखिएगा कि दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? तो दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। जबकि दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो मेरे मित्र, जब आप बात करते हो पृथ्वी की सतह पर, तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कितना होता है? आप कहेंगे सर 1 एटमॉस्फेयर हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटेगा या बढ़ेगा? आप कहेंगे सर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता चला जाएगा? आप कहिएगा घटता चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि जैसे हम ऊपर जाकर के किसी जल को क्या करेंगे? उबालने की कोशिश करेंगे, तो जो जल का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई पर चढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटती है, जिस वजह से जो हमारा तरल पदार्थ होता है उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, तो आप कहेंगे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु, ध्यान में रखिएगा, उबलने के बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बिंदु क्या होता है, तो सर नीचे आ जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 44.45%, दूसरा ऑप्शन है 5.55%, तीसरा ऑप्शन है 88.89%, चौथा ऑप्शन है 11.11%, 11% नहीं 11.11%। तो बताइए ये चीज आपको नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि H2O यानी कि वाटर में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जो वाटर है इसका अनुभार, वाटर जो है इसका अनुभार कितना होता है, 18 होता है। और ये अनुभार आप कैसे निकालते हो, तो आप कहते हो जितने भी परमाणु हैं सबको, सबका जो द्रव्यमान होता है उसको जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, एक परमाणु का द्रव्यमान 1, दूगो का 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना, तो सर 16। भाई मेरे इसी को ना जोड़ के आप 18 लाए हो। मतलब ये जो आपका 18 टोटल है, इसमें 2 आपका क्या है, हाइड्रोजन, और 16 क्या है सर, ऑक्सीजन। आपसे पूछा जा रहा है कि 18 में 2 कितना प्रतिशत है, बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये इसको अगर हम प्रतिशत मात्रा की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे 2/18 गुना कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 100। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 11.11% के समथिंग आएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शरीर में उत्तक का निर्माण कोशिका से होता है, क्योंकि कोशिका के समूह को क्या बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। लेकिन आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि आपके ऑप्शन में तो कहीं पे कोशिका दी ही नहीं गई है, तब क्या होगा आंसर। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो उत्तक का फॉर्मेशन होता है उसमें प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, कहीं पे कोशिका रहता तो जरूर हमारा आंसर कोशिका ही होता, लेकिन कोशिका नहीं है। और आप सबों को मालूम है कि हर एक कोशिका में क्या होता है, तो सर प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि शरीर में उत्तक के निर्माण में कौन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो सर प्रोटीन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ध्यान में रखेंगे प्रोटीन जो है वो आपके मसल्स को भी फॉर्म करता है, यानी कि आपके मांसपेशी को भी निर्मित करता है। वसा से आपको ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, और विटामिन जो है वो आपके शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है अवरक्त इंफ्रारेड रे, प्रस्रव तरंगे, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें। क्या होगा इसका आंसर। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग कंप्यूटराइज्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी कहते हैं। और सीटी स्कैन में जो आपका रे यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, एक्स रे होता है। क्या होता है, एक्स रे होता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी याद रखना एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसमें क्या होता है, तो सर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो अवरक्त किरणें हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो सर जो आपका टीवी वगैरह का रिमोट होता है उसमें कौन सी रे होती है, इंफ्रारेड रे होती है। और साथ ही प्रस्रव तरंग, तो सर इसी प्रस्रव तरंग का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो सर अल्ट्रासाउंड में करते हैं। चिकित्सा जगत में प्रस्रव तरंग का उपयोग किस में किया जाता है, तो सर अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। और बाकी दृश्य प्रकाश, इसी को हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं सर? विजिबल लाइट बोलते हैं। और इसी के सहारे हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखिएगा कि अवरक्त किरणों का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? आप कहेंगे टीवी वगैरह के रिमोट में। जबकि प्रासरब तरंगों का इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड के लिए किया जाता है। विजिबल प्रकाश देखने के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी में एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। और एमआरआई जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? आप कहेंगे सर हमको क्या पता कि किसके द्वारा अलग किया जाता है। मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जो नेफ्थलीन है वो क्या है? मैंने कई बार बताया है सर कि ये जो है ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। क्या है सर? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये वैसे पदार्थ होते हैं, ये वैसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहां पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाएगा? तो आप ऊर्ध्वपातन के बारे में कह रहे हो कि गुरुजी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में जब हम लोग नेफ्थलीन बॉल को गर्म करेंगे तो वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो रेत और नेफ्थलीन का जो मिश्रण होगा अगर हम उसको गर्म करें तो जाहिर सी बात है कि नेफ्थलीन हमारा क्या होगा? तो सर गैसियस फॉर्म में आ जाएगा और उस गैस को हम स्टोर करेंगे तो फिर से हमको नेफ्थलीन मिल जाएगा और रेत तो हमारा अलग हो ही जाएगा। मतलब ये हुआ कि रेत और नेफ्थलीन या कोई भी वैसा मिश्रण जिसमें कोई एक पदार्थ आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो उसको अलग करने के लिए हम लोग कौन सा विधि अपनाएंगे? ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन की विधि को अपनाएंगे। आप कहेंगे सर आसवन क्या होता है? तो सर जब दो लिक्विड आपस में मिल जाते हैं तब उसको अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि वाटर का भी डिस्टिलेशन किया जाता है और वाटर डिस्टिलेशन के उपरांत जो आपको वाटर मिलता है इसको क्या बोला जाता है? डिस्टिल वाटर बोला जाता है, आसूत जल बोला जाता है। ध्यान में आपको यह भी रखना होगा कि आसूत जल में जो मछली है वो जिंदा नहीं रह सकती। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी है, तो सर रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए। और आंशिक आसवन इसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है, यानी कि जब दो लिक्विड के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है तब वैसे लिक्विड को हम लोग अलग अलग सेपरेट किसके थ्रू करते हैं? आंशिक आसवन के थ्रू करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है आपसे कि पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता। बिल्कुल गलत है। किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। भाई मेरे जब आप पीएच वैल्यू की बात करते हो तो क्या कहते हो कि गुरुजी इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। क्या होता है सर? हाइड्रोजन की शक्ति। ये क्या है? तो सर एक प्रकार का स्केल है जिसपे क्या रहता है? तो सर 0 से लेकर के 14 तक नंबरिंग रहता है, बीच में एक मिड पॉइंट होता है जहां पे नंबरिंग कितना रहता है? 7। आप कहते हैं सर ये वाला पॉइंट जो है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, और अगर हम लोग 7 से इधर जाते हैं यानी कि ऊपर जाते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो गुरुजी क्षारीय होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक कौन है? तो सर पीएच वैल्यू है, यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, यानी कि रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर आपको भी हमें बताना होगा। जरा सा आप कमेंट करके ये बताइएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कितना से कितना के बीच में हुआ था। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध में जो रासायनिक हथियार के रूप में गैस का इस्तेमाल किया गया था वो आपका मस्टर्ड गैस था। कौन सा गैस था सर? मस्टर्ड गैस था, जो कि क्या होता है? तो सर एक प्रकार का पॉइजनस गैस होता है। ध्यान में रखेंगे कि मस्टर्ड गैस अगर आपके आसपास में है तो ये क्या कर सकता है? तो सर शरीर में फुफोला ला सकता है, यानी कि ये फोड़ा बना सकता है। और आप समझ ही सकते हैं सर कि फोड़ा कितना ज्यादा कष्टदायी होता है। आदमी अगर सिंपल रोटी वगैरह से जल जाता है तब प्राण निकल जाता है, मस्टर्ड गैस से आप समझ ही रहे हैं। तो आप ये जरूर बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक हुआ था। लास्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को
ऑप्शन है वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, दूसरा है वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, और वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गर्म रुधिर वाले जंतु की बात की जा रही है। मतलब क्या कि वैसा जंतु जिसका ब्लड क्या होता है, गर्म होता है, जैसे कि हम और आप लोग हो गए, और जो पक्षी वगैरह है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो सर वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं, यानी कि गर्म रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। आपको ध्यान में ये रखना होगा कि जो वार्म ब्लडेड जंतु होते हैं उसके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा नियत होता है, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उसके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, नियत नहीं होता है, वो बदलते रहता है। किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। लेकिन पक्षी और हम, आप या आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, इन सभी के बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, तो सर फिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं, जो गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं, गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं, उसका शरीर का ताप नियत रहता है, शरीर का ताप नियत रहता है। और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गर्म रक्त वाले जंतु के शरीर का ताप नियत रहता है, इसीलिए गर्म रक्त वाले जंतु को क्या बोला जाता है, तो सर नियत तापी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नियत तापी बोला जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग शीत रक्तीय जंतु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शीत रक्तीय जंतु की बात करते हैं, तो इसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के साथ बदलते रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अनियत तापी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनियत तापी बोला जाता है। तो मेरे मित्र, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, आप कहेंगे, नियत रखते हैं। ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, गलत हो जाएगा। दूसरा है वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, तभी ना नियत होगा। तो सर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। मेरे मित्र, इसी क्वेश्चन के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है, और उम्मीद करते हैं कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।